ये हमारा जो है 14वां क्लास हो जाएगा और ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कार्ड्स भू आकृति। ठीक, देखो विश्व के अनेक भागों में घुलनशील सेल पाए जाते हैं। बहुत सारी जगह पे आपने चूना पत्थर देखा होगा, डोलोमाइट देखा होगा, नमक देखा होगा, चाक होगा, ये सारे जो है घुलनशील सेल हैं और ये पाए जाते हैं। इसी को जो है कार्ड्स भू आकृति कहा जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग लिखते हैं विश्व के अनेक भागों में घुलनशील सेलें जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, नमक, चाक आदि विद्यमान है। आदि विद्यमान है। इन पर जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप कुछ अद्भुत भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। जिन्हें कार्ड्स भू आकृति कहते हैं। एक विश्व के अनेक भागों में घुलनशील सेल जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, नमक, चाक आदि विद्यमान है। इन पर जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप कुछ अद्भुत भू आकृतियों का निर्माण हुआ है। जिन पर जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप कुछ अद्भुत भू आकृतियों का निर्माण हुआ है, जिन्हें कार्ड्स भू आकृति कहते हैं। अगर हम लोग फिगर के माध्यम से इसे समझे तो ये जो है कुछ इस तरह से दिखता है। मैं यहाँ पे फिगर बनाऊं। ये जैसे मान लेते हैं ये ग्रीनरी भाग है, इस पे एक पेड़ भी लगा हुआ है।
ये घास वगैरह है। इसमें जल की भी मात्रा पाई जाएगी, जैसे यहाँ से जो है जल का भी स्रोत पाया जाएगा, और इस तरह से जो है ये आते हुए यहाँ जमा हो जाएगा। इसमें भी जल का स्रोत पाया जाएगा। ठीक। तो इसी को जो है कार्स्ट भू आकृतियां कहते हैं। जैसे कि ये जो है केव हो जाएगा, गुफा। ये वाटर है, और ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये अलग अलग प्रकार की जो है घुलनशील सेल हैं, जैसे कि चूना पत्थर हो सकता है, डोलोमाइट हो सकता है, नमक हो सकता है, चाक हो सकता है। ठीक है। तो विश्व के अनेक भागों में घुलनशील सेल जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, नमक, चाक आदि विद्यमान हैं। इन पर जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप कुछ अद्भुत भू आकृतियों का निर्माण हुआ है, जिन्हें कार्स्ट भू आकृति कहते हैं। एक कार्स्ट शब्द भूतपूर्व यूगोस्लाविया के कार्स्ट प्रदेश से लिया गया है, जो एड्रियाटिक सागर के साथ साथ उत्तर दक्षिण में लगभग 500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसको हम लोग लिखते हैं कार्स्ट शब्द भूतपूर्व यूगोस्लाविया के कार्स्ट प्रदेश से लिया गया है, जो एड्रियाटिक
सागर के साथ साथ उत्तर दक्षिण में 480 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस प्रदेश की विशेषता इसका चूना पत्थर से निर्मित होना है। ठीक, यहाँ जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न भू आकृतियां निर्मित हुई है, जिन्हें कार्ट्स प्रदेश के आधार पर कार्ट्स भू आकृतियां कहते हैं। कार्ट्स का अभिप्राय सभी प्रकार की घुलनशील शैलों पर विकसित भू आकृतियों से है, न कि केवल चूना पत्थर पर निर्मित भू आकृतियों से। यद्यपि यह क्रिया चूना पत्थर में या चूना पत्थर पर अधिक देखने को मिलता है। ठीक, देखो कास्ट शब्द जो है वो युगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश से लिया गया है। ठीक, और उस प्रदेश की विशेषता ये है कि वहाँ पर चूना पत्थर से निर्मित बहुत सारी भू आकृतियां देखने को मिलती है। और ये जो भू आकृति है इसका निर्माण जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जिसके आधार पर जो है यानी उसी प्रदेश के आधार पर इस आकृति का नाम जो है कार्ट्स प्रदेश रखा गया है। कार्ट्स प्रदेश का अभिप्राय जो है घुलनशील शैलों पर विकसित भू आकृतियों से होता है। यहाँ पर जो है कि जैसे कि जो युगोस्लाविया का कार्ट्स प्रदेश है, यहाँ पर अधिकतर चूने के पत्थर से निर्मित आकृतियां दिखती है। तो ऐसा सोचा जाता है कि चूने के पत्थर से निर्मित आकृति को ही कार्ट्स प्रदेश कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी घुलनशील है शैल, जो जल में घुलनशील होता है, उनसे विकसित आकृति को कार्ट्स प्रदेश कहा जाता है। तो कार्ट्स शब्द भूतपूर्व युगोस्लाविया के कार्ट्स प्रदेश से लिया गया है, जो एड्रियाटिक सागर के साथ साथ उत्तर दक्षिण में 480 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस प्रदेश की विशेषता इसका चूना पत्थर से निर्मित होना है। यहाँ जल की घुलन क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न आकृतियां निर्मित हुई हैं, जिन्हें कार्ट्स प्रदेश के आधार पर कार्ट्स भू आकृतियां कहते हैं। कार्ट्स का अभिप्राय सभी प्रकार के घुलनशील शैलों पर विकसित भू आकृतियों से है, न कि केवल चूना पत्थर पर निर्मित भू आकृतियों से। यद्यपि यह क्रिया चूना पत्थर पर अधिक देखने को मिलती है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कार्ट्स भू आकृतियों के विकास के लिए आवश्यक दशाएं
सबसे पहली शर्त क्या है इसके लिए कि इसमें घुलनशील सेल की उपस्थिति होना चाहिए, जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, चाक, नमक, इन सब की उपस्थिति होना चाहिए। तो सबसे अनुकूल स्थिति जो है वो चूना पत्थर में दिखता है। तो कार्ड्स विकास की प्रथम शर्त घुलनशील सेलों की उपस्थिति है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, चाक, नमक आदि प्रमुख घुलनशील सेलें हैं। इन सब में चूना पत्थर कार्ड्स विकास हेतु सर्वाधिक अनुकूल होती है। किसी प्रदेश के विस्तृत भूभाग में चूनेदार शैलों की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं होती, वरन उपस्थिति चूना सेलों की मोटाई भी पर्याप्त होनी चाहिए। और ये मोटाई जो है चूना सेलों की मोटाई, ये 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच में जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा जो है चूनेदार शैलें भ्रंश व संधियों वाली होनी चाहिए, संधियों वाली होनी चाहिए। चूनेदार शैलें सघन होनी चाहिए, जिससे निर्मित कार्ड्स भू आकृतियां यानी लंबे समय तक बनी रहें। तो कार्ड्स निर्मित भू आकृतियां लंबे समय तक बनी रहे। इसके अलावा जो है विद्यमान चूना पत्थर प्रदेश सागर तल से पर्याप्त ऊंचाई पर होनी चाहिए। जिससे भूमिगत जल का प्रवाह भली भांति हो सके। इसके अलावा जो जल स्तर पर्याप्त गहराई पर होनी चाहिए। कार्स प्रदेश की नदियों की घाटियां गहरी होनी चाहिए।
वर्षा सामान्य से अधिक होना चाहिए। ठीक, ये सारे जो है इसके विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं। यानी कि आर्द्र प्रदेश की प्रथम शर्त है कि घुलनशील शैलों की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, नमक, चाक, इन सारे घुलनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। इसमें सबसे अच्छा जो है वो चूना पत्थर इसका उदाहरण होता है। किसी प्रदेश के विस्तृत भाग में चूनेदार शैलों की उपस्थिति पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि उसकी एक मोटाई भी होनी चाहिए, और सबसे उपयुक्त इसकी मोटाई जो है वह 500 मीटर से 1000 मीटर सर्वाधिक उपयुक्त होती है। चूनेदार शैलें भ्रंश एवं संधियों वाली होनी चाहिए। चूनेदार सेल जो है वो संघन होनी चाहिए, जिससे निर्मित कार्ड्स वो आकृतियां लंबे समय तक बनी रही। और जो विद्यमान चूना पत्थर प्रदेश है वो सागर तल से पर्याप्त ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे भूमिगत जल का प्रवाह भली भांति हो सके। जल स्तर पर्याप्त गहराई में होनी चाहिए। कार्ड्स की नदियों की घाटी गहरी होनी चाहिए, और वर्षा जो है सामान्य से अधिक होना चाहिए। ये जो है कार्ड्स भू आकृति की शर्त होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ दिखाया गया। इसको हम लोग ले लेते हैं अगर सागर का। इसके बाद हम लोग देखते हैं अपर्दन निर्मित कार्ड्स भू आकृतियां। जैसे कि अपर्दन से जो है टेरे रोसा का निर्माण होता है। तो हम लोग सबसे पहले उसी को देखते हैं, टेरे रोसा। देखो, आपने सुना होगा कि जो टेरे रोसा है वो भू आकृतियां नहीं बल्कि एक मिट्टी होती है, यानी मृदा होती है। तो ये सही बात है, ये भू आकृति नहीं होता है बल्कि एक प्रकार की जो है मिट्टी होती है ये। और ये जो है खास तौर पर जो चूनेदार प्रदेश होते हैं उसके सरफेस पर, धरातल पर बिखरा हुआ होता है, जिससे जब चूनादार प्रदेश में बारिश होती है तो चूना घुलकर बह जाता है, और सेल के जो शेष अघुलनशील पदार्थ होते हैं वह सतह पर रह जाता है। उसी को टेरे रोसा कहा जाता है। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई जो है जगह है, और यहाँ पर जो है चूना जो है ये बिखरा पड़ा है, इस तरह से बिखरा पड़ा है, और जो है बारिश हुई, अब इसका क्या होगा, चूना बह जाएगा, चूना बह जाएगा, और कुछ पदार्थ जो है अघुलनशील पदार्थ होंगे, ये रह जाएंगे। ठीक, इसमें जो है चूनेदार घुलनशील पदार्थ है इसमें। ठीक, अब जो बह के बचा है वो अघुलनशील पदार्थ है, और यही सतह पर रह जाता है। इसी को टेरा रोसा कहते हैं। और ये जो टेरा रोसा है वो लेटेराइट मृदा से मिलता जुलता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं टेरे रोसा वास्तव में एक भू आकृति ना होकर एक प्रकार की मृदा है। यह चूनेदार प्रदेश में धरातल पर बिखरी पाई जाती है। जब चूनेदार प्रदेश में चूना घुलकर
बह जाता है तब शेल के शेष अघुलनशील पदार्थ सतह पर शेष रह जाते हैं, इन्हें ही टेरा रोसा कहा जाता है। ये लेटराइट मृदा से मिलते जुलते हैं। टेरा रोसा वास्तव में एक भू आकृति न होकर एक प्रकार की मृदा है। यह चूनेदार प्रदेश में धरातल पर बिखरी पाई जाती है। जब चूनेदार प्रदेश में चूना घुलकर बह जाता है तब शेल के शेष अघुलनशील पदार्थ सतह पर शेष रह जाते हैं, इन्हें ही टेरा रोसा कहा जाता है। ये लेटेराइट मृदा से मिलते जुलते हैं। अब हम लोग देखते हैं लेपीज को। ठीक, अब कूट या इसको लेपीज कहा जाता है। चूनेदार प्रदेशों में ढाल वाले क्षेत्रों में जल के प्रवाह तथा घुलन क्रिया द्वारा धरातल कट फट जाता है। तीव्र ढाल से बहने के कारण धरातल पर नारियां खांचे एवं गर्त बनाते हैं या गर्त। तीव्र ढाल के बहने के कारण धरातल पर नालियां खांचे या गर्त बन जाते हैं। ऐसी खांचेदार नाली युक्त गर्तमान या गर्तमय धरातल लेपीज कहलाती है। ठीक, इसमें क्या होता है, खासतौर पर जो है जैसे कि ये कोई प्रदेश है तो इस पे धरातल जो है इस तरह से उभरे हुए दिखते हैं और उनके बीच जो इस तरह की लाइन दिखेगी। इस तरह से जो है बुरे हुए धरातल दिखते हैं। उसमें जो है खांचा बना रहता है, नाली के तरह खांचा बना रहता है। तो चूनेदार प्रदेशों में ढाल वाले क्षेत्रों में जल के प्रवाह तथा घुलन क्रिया द्वारा धरातल खटफट जाता है। तीव्र ढाल से बहने के कारण धरातल पर नालियां खांचे एवं गर्त बन जाते हैं। ऐसी खांचेदार नाली युक्त गर्तमय धरातल लेपीज कहलाती है। लेपीज जो है वो फ्रांसीसी शब्द है। इसको जर्मन में जो है केरेन कहा जाता है, इंग्लैंड में क्लिंट कहा जाता है और सर्बिया में बोगाज कहा जाता है। लेपीज जो है फ्रांसीसी शब्द है। जर्मन में इसे केरेन
इंग्लैंड में फ्लिंट तथा सर्बिया में बोगाज कहते हैं। इसकी आकृति जो है कुछ इस तरह से रहती है। इसी को जो है लेपीज कहा जाता है। ठीक, घोल रंध्र तथा उससे संबंधित रूप। सॉल्यूशन होल्स एंड एसोसिएटेड फॉर्म्स। देखो, चूने की चट्टान वाले प्रदेश में जो है ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वह सक्रिय घोलक का निर्माण करता है और घुलन क्रिया में सतह पर गड्ढों का निर्माण होता है। उसे ही घोल रंध्र कहा जाता है। घोल रंध्र की जो सामान्यतः गहराई जो है वो 3 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है और उसका क्षेत्रफल जो है वो कुछ वर्ग मीटर से लेकर कई हेक्टेयर तक भी हो सकता है। उसमें खासकर जो है ये कीपाकार या बेलनाकार होता है। घोल द्वारा जब छिद्रों का विस्तार होता है तब घोल रंध्र आकार में काफी बड़े हो जाते हैं और इस प्रकार के विस्तृत घोल रंध्र को जो है विलयन छिद्र कहा जाता है। और इसके निर्माण की क्रिया में जो है दो तरह के विलयन रंध्र का निर्माण होता है। जैसे घुलन क्रिया के कारण एक विस्तृत रंध्र का निर्माण होता है और एक निपात के कारण विस्तृत रंध्र का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, चूने की चट्टान वाले प्रदेश में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह सक्रिय घोलक होता है या बन जाता है। घुलन क्रिया में सतह पर गड्ढों का निर्माण होता है जिसे घोल रंध्र कहा जाता है। घोल रंध्र की सामान्य गहराई 3 मीटर से 10 मीटर तक होती है। इसका क्षेत्रफल कुछ वर्ग मीटर से कई हेक्टेयर तक भी हो सकता है। ये कीपाकार
या बेलनाकार हो सकते हैं। घोल द्वारा जब छिद्रों का विस्तार हो जाता है तब गोल रंध्र आकार में काफी बड़े हो जाते हैं। इस प्रकार के विस्तृत गोल रंध्र को विलयन छिद्र शैलो होल्स कहा जाता है। ठीक, ये जो है कि कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि ये कास्ट प्रदेश है, चूना वाला प्रदेश है। तो इसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। इसको डोलाइन कहा जाता है। कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरह से देखने को मिलते हैं। इसी को जो है विलयन छिद्र कहा जाता है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर जो है इस तरह से देखने को मिलते हैं। इसको घोल रंध्र कहा जाता है। एक स्ट्रक्चर युवाला भी रहता है, वो इस तरह से रहता है। इसको जो है पोलजे कहा जाता है। इसको युवाला कहा जाता है। इसको जो है घोल रंध्र कहा जाता है। और इसको जो है विलयन छिद्र कहा जाता है। इसकी संरचना जो है पोलजे की, ये अंदर तक होती है। ये संरचना जो है नीचे तक होती है। ठीक, तो घोल रंध्र क्या होता है कि चूने की चट्टान वाले प्रदेश में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह सक्रिय घोलक बन जाता है। घोलन क्रिया में सतह पर गड्ढों का निर्माण होता है, जिसे घोल रंध्र कहा जाता है। जब घोल रंध्र की सामान्य गहराई 3 मीटर से 10 मीटर तक होती है और इसका क्षेत्रफल कुछ वर्ग मीटर से कई हेक्टेयर तक भी हो सकता है, ये कीपाकार या बेलनाकार हो सकता है। घोल द्वारा जब छिद्रों का विस्तार हो जाता है तब घोल रंध्र आकार में काफी बड़े हो जाते हैं और इस प्रकार के विस्तृत घोल रंध्र को विलयन छिद्र कहा जाता है। ठीक, इसको जो है ना थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए। ये घोल रंध्र से बड़े होते हैं इस तरह से। तो चूने
कि चट्टान वाले प्रदेश में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह सक्रिय घोलक बन जाता है। घुलन क्रिया में सतह पर गड्ढों का निर्माण होता है जिसे घोल रंध्र कहते हैं। घोल रंध्र की समान गहराई 3 मीटर से 10 मीटर तक हो सकती है और इसका क्षेत्रफल कुछ वर्ग मीटर से कई हेक्टेयर तक भी हो सकता है। ये कीपाकार या बेलनाकार भी हो सकते हैं। जब घोल द्वारा जब छिद्रों का विस्तार हो जाता है तब घोल रंध्र आकार में काफी बड़े हो जाते हैं। ठीक, और इस प्रकार के विस्तृत घोल रंध्र को विलयन छिद्र कहा जाता है। ठीक है, तो निर्माण क्रिया के आधार पर विलयन रंध्र निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। निर्माण क्रिया के आधार पर विलयन रंध्र निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है घुलन क्रिया के कारण विस्तृत रंध्र, दूसरा जो है निपात के कारण विस्तृत रंध्र। घुलन क्रिया के से निर्मित जो विस्तृत विलयन रंध्र होते हैं उसी को डोलाइन कहा जाता है, जो ये वाला था। घुलन क्रिया में निर्मित विस्तारित विलयन रंध्र डोलाइन कहलाते हैं। ठीक, सर्बिया में इन्हें डोबिनास कहते हैं। ठीक, ये है डोलाइन। तो घुलन क्रिया में निर्मित विस्तारित विलयन रंध्र डोलाइन कहलाते हैं। सर्बिया में इन्हें डोबिनास कहा जाता है। ऊपरी सतह के नीचे रिक्त स्थान के कारण सतह के कुछ भाग के धंस जाने से प्राप्त विस्तारित विलयन रंध्र ध्वस्त रंध्र कहलाते हैं। ठीक, डोलाइन की तुलना में
कम गहरा किंतु अधिक विस्तृत रंध्र घोल पटल कहलाता है। कभी कभी मृत्तिका द्वारा डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है। छिद्र बंद हो जाता है। डोलाइन में जल भरने से कास झील की रचना होती है। ठीक, जैसे कि डोलाइन का स्ट्रक्चर किस तरह से था, इस तरह से ऐसे ऐसे था। ठीक, ये हमारा डोलाइन था पहले। अब क्या होगा, इसका छिद्र जो है जैसे यहाँ पर बंद हो जाएगा, ये छिद्र बंद हो जाएगा तो अंदर पानी नहीं जा सकता। तो अब इस तरह से जो है इस पे झील निर्मित हो जाता है। ठीक, इसमें जो है पानी भर जाता है, इस वजह से इसमें झील का निर्माण हो जाता है। नीचे वाले भाग जो है ये बंद हो चुका है। ठीक है, इसके छिद्र बंद हो चुके हैं, तो इसमें जो है इस तरह से झील का निर्माण होता है। ठीक, जब डोलाइन की ऊपर की सतह ध्वस्त हो जाने से बृहत छिद्र निर्मित होता है तथा इसके द्वारा भूमिगत जल का प्रवाह देखा जा सकता है। तब इसे काच खिड़की कहते हैं। ठीक, घुलन क्रिया में निर्मित विस्तारित विलयन रंध्र डोलाइन कहलाते हैं। अभी हम लोग जो है इसको देख रहे हैं, ये डोलाइन वाला। ठीक, तो घुलन क्रिया में निर्मित विस्तारित विलयन रंध्र डोलाइन कहलाते हैं। सर्बिया में उन्हें डोबिनाश कहा जाता है। ऊपरी सतह के नीचे रिक्त स्थान के कारण सतह के कुछ भाग के धंस जाने से प्राप्त विस्तारित विलयन रंध्र ध्वस्त रंध्र कहलाता है। डोलाइन की तुलना में कम गहरा किंतु अधिक विस्तृत रंध्र घोल पटल कहलाता है। कभी कभी मृत्तिका द्वारा डोलाइन का निचला छिद्र बंद हो जाता है। डोलाइन में जल भरने से कार्स झील की रचना हो जाती है, जैसा कि हमने इसमें देखा था। जब डोलाइन की ऊपर की सतह ध्वस्त हो जाती है तो उससे बृहत छिद्र निर्मित होता है और उसके द्वारा भूमिगत जल का प्रवाह देखा जा सकता है, जिसे कार्स खिड़की कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं युवाला को। ये इसको युवाला, युवाला समय बीतने के साथ घोल रंध्र जल की घुलन क्रिया में अपना विस्तार करते हैं और कालांतर में संयुक्त होकर एक विशाल गर्त का निर्माण करते हैं, जिन्हें संयुक्त घोल रंध्र या युवाला
इसको अश्कुंड भी कहा जाता है या अश्कुंड कहते हैं। युवाला का व्यास 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक। छोटे युवाला को जामा कहा जाता है। छोटे वाला को जामा भी कहते हैं। ठीक। अब क्या होता है कि समय बीतने के साथ साथ गोल रंध्र जल की घुलन क्रिया में अपना विस्तार करते हैं और कालांतर में ये जो है एक दूसरे गोल रंध्र के साथ मिलकर जो है एक विस्तार गर्त का निर्माण करता है, जिसको संयुक्त गोल रंध्र या फिर युवाला या अश्कुंड कहते हैं। तो युवाला का व्यास जो है 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है और छोटे युवाला को जो है जामा कहा जाता है। इसके बाद जो हम लोग होलिये देखते हैं, इसको राजकुंड भी कहा जाता है। ठीक। युवाला से भी जब बड़ा आकार की संरचना मिलती है उसी को पोलिये कहा जाता है। तो युवाला से भी बड़े आकार की संरचना पोलिये कहलाती है। इनकी चौड़ाई कम और लंबाई अधिक होती है। पोलिये ये ठीक। युवाला से भी बड़े आकार की संरचना पोलिये कहलाती है। इसकी चौड़ाई कम और लंबाई अधिक होती है। युवाला गोलाकार होते हैं, जबकि पोलिये लंबे, गहरे और नालीदार होते हैं। ठीक। इसके बाद हम लोग पोनार्स देखते हैं। पोनार्स लंबवत चौड़े मार्ग इनसे होकर छिद्रों व संधियों का जल गुफा में प्रवेश करता है। पोनार्स कहलाते हैं। फ्रांस में इन्हें अवेंस कहा जाता है। पोनार्स कैसा होता है, जैसे ये मान लेते कंदरा हो गया, इस तरह से
इसमें जैसे कि ये जल भर गया और इससे होते हुए ये नीचे आ जाएगा। तो इसको जो है कोनार्स कहा जाता है। ये कंदरा है, ठीक। तो लंबवत चौड़े मार्ग से होकर छिद्र एवं संधियों का जल गुफा में प्रवेश करता है। यहाँ पे जिनसे होकर छिद्रों एवं संधियों का जल गुफा में प्रवेश करता है, कोनार्स कहते हैं। इससे जल प्रवेश करता है और फ्रांस में इसे अवेंस कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं धस्ती निवेशिका, शिंकिंग क्रीक, ठीक। शिंकिंग क्रीक, ये क्या होता है कि अशंक छिद्रों के कारण कार्स मैदान व धरातल छलनी की तरह दिखाई पड़ने लगती है। कार्स मैदान में बहती हुई नदी का जल छिद्रों व दरारों के सहारे भूमिगत होने लगता है। प्रायः छोटी नदियां ऐसे धरातल पर धस्ती निवेशिकाओं के रूप में प्रवाहित होती है। संपूर्ण जल भूमिगत हो जाने के बाद धरातल पर बहने वाली नदियां भी लुप्त हो जाती है, ठीक। इसे ही जो है धस्ती निवेशिका कहा जाता है। देखो, धरातल पर जो है ढेर सारे छिद्र रहते हैं, जिसके कारण कार्स मैदान या धरातल जो है वो छन्नी की तरह दिखाई पड़ने लगती है। कार्स मैदान में बहती हुई नदी का जल छिद्र एवं दरारों के सहारे भूमिगत होने लगता है। प्रायः छोटी नदियां ऐसे धरातल पर धस्ती निवेशिकाओं के रूप में परिवाहित होती है। संपूर्ण जल भूमिगत हो जाने के बाद धरातल पर बहने वाली नदियां भी लुप्त हो जाती है। इसे ही धस्ती निवेशिका कहा जाता है। अब हमारा अगला है अंधी घाटी। ब्लाइंड वैली। ब्लाइंड वैली धरातल के ऊपर जिस स्थान पर नदी का जल भूमिगत होता है, उसके आगे सतह पर नदी की घाटी शुष्क रहती है, जिसे
शुष्क नदी घाटी कहा जाता है या शुष्क नदी तल कहते हैं। विलयन छिद्र के समाप्त होने पर या विलयन छिद्र पर समाप्त होने वाली यह नदी आगे जिस दिशा में बहती है, आगे किस दिशा में बहती है दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी नदी घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। ठीक, धरातल के ऊपर जिस स्थान पर नदी का जल भूमिगत होता है, आगे सतह पर नदी की घाटी शुष्क रहती है, जिसे शुष्क नदी तल कहते हैं। विलयन छिद्र पर समाप्त होने वाली यह नदी आगे किस दिशा में बहती है दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसी नदी घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसका स्केच बनाने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से जो है ये धरातल है। अभी इस तरह से नदी हम लोगों को दिख रही है। ठीक, ये जो है नदी हम लोगों को बहती हुई दिख रही है, ये नदी दिख रही है। लेकिन इसके बाद जो है हम लोगों को नदी नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी नदी का प्रवाह जो है बना रहता है। तो दूसरा कर लेता हूँ, थोड़ी मोटी हो रही है। नदी का प्रवाह जो है बना रहेगा। इसी को जो है ब्लाइंड वैली कहा जाता है। तो धरातल के जिस स्थान पर नदी का जल भूमिगत होता है, उसके आगे सतह पर नदी घाटी शुष्क रहती है, जिसे शुष्क नदी का तल कहते हैं। विलयन छिद्र पर समाप्त होने वाली यह नदी आगे किस दिशा में बहती है, ठीक है, ये दिखाई नहीं पड़ता। ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग जो है ये दृश्यमान है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ये धरातल के नीचे बह रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को जो है ब्लाइंड वैली कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कंदरा या गुफा, केव्स और केवलन्स। यह भूमिगत जल द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण आकृति है, सबसे महत्वपूर्ण आकृति है। इसकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया और अपघर्षण द्वारा होती है। वास्तव में यह भूमि के नीचे खोखली आकृति है, जो विभिन्न आकार व
विस्तार में पाई जाती है। इसमें जल का प्रवाह पाया जाना आवश्यक नहीं होता है। ठीक, कंदरा क्या होता है या गुफा क्या होता है? यह भूमिगत जल द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण आकृति है। इसकी रचना भूमिगत जल की घुलन क्रिया और अपघर्षण द्वारा होती है। वास्तव में यह भूमि के नीचे खोखली आकृति है जो विभिन्न आकार व विस्तार में पाई जाती है। इसमें जल का प्रवाह पाया जाना आवश्यक नहीं होता है। लापरेंट, मर्तोनी, मार्तेल आदि विद्वानों ने इसके निर्माण यानी कंदरा के निर्माण में जल की अपघर्षण क्रिया को महत्व दिया है, जबकि डेविस महोदय ने कंदरा उत्पत्ति की द्विचक्रीय प्रक्रिया बताई है। द्विचक्रीय प्रक्रिया बताई है। डेविस के अनुसार प्रथम अवस्था में भौम जल स्तर के नीचे घुलन क्रिया होती है। ठीक, द्वितीय अवस्था में भौम जल स्तर नीचा हो जाता है तथा अधिभौम जल और वायु कंदरा में प्रवेश करते हैं। ठीक, जबकि स्विनर्टन महोदय ने डेविस के विचारों में संशोधन करते हुए बताया कि कंदरा की उत्पत्ति भौम जल स्तर के ऊपर हुई है। ठीक, गुफा या कंदरा की उत्पत्ति के संदर्भ में विवाद है, किंतु यह बात निश्चित है कि इसके निर्माण, अपघर्षण और घुलन दोनों ही क्रियाएं महत्वपूर्ण है तथा दोनों का ही योगदान है। ठीक, यह भूमिगत जल द्वारा यानी कंदरा जो है, यह भूमिगत जल द्वारा निर्मित सबसे महत्वपूर्ण आकृति है। इसकी रचना जल की घुलन क्रिया और अपघर्षण द्वारा होती है। वास्तव में यह भूमि के नीचे खोखली आकृति है जो विभिन्न आकार या विस्तार में पाई जाती है। इसमें जल का प्रभाव पाया जाना आवश्यक नहीं होता है।
लाफ्रेंट, मर्तोनी, मार्तेल आदि विद्वानों ने इसके निर्माण में जल की अपघर्षण क्रिया को महत्व दिया है, जबकि डेविस महोदय ने कंदरा उत्पत्ति की द्विचक्रीय प्रक्रिया बताई है। जो डेविस के अनुसार जो प्रथम अवस्था है उसमें भौम जल स्तर के नीचे घुलन क्रिया होती है। द्वितीय अवस्था में भौम जल स्तर नीचा हो जाता है और अधिभौम जल और वायु कंदरा में प्रवेश करते हैं, जबकि स्विनटन महोदय ने डेविस के विचारों में संशोधन करते हुए बताया कि कंदरा की उत्पत्ति भौम जल स्तर के ऊपर हुई है। गुफा या कंदरा की उत्पत्ति के संदर्भ में विवाद है, किंतु यह बात निश्चित है कि इसके निर्माण में अपघर्षण और गोलन दोनों ही क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं और तथा दोनों का ही योगदान है। ठीक, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।